दूसरा टाइप जो सवाल है वो सीधे डेटा बेस्ड रहेगा, जैसे मान लो कि एक रिएक्शन हम लिख दिए A of A, B of B, it is giving product and their concentration is given, suppose. ऐसा सवाल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर से हम दे रहे दोबारा कि concentration of A, concentration of B and the rate observed. पहला डेटा मान लो ये 0.1 था, ये भी 0.1 था, तो रेट पता चला 0.001. दूसरा डेटा दिया है 0.1, 0.2, तो रेट पता चला 0.004. तीसरा डेटा में ये मान लो 0.2 लिया गया, ये 0.1 लिया गया, देन द रेट बिकम 0.002. चौथा डेटा दिया हुआ है मान लो 0.2, 0.2, द रेट ऑब्जर्व्ड वाज 0.008. Find the order with respect to A and B and the rate overall order of the reaction. अगला टाइप का सवाल जो रहेगा अगेन डेटा बेस्ड, डेटा दिया हुआ है उसी से आपको ऑर्डर पता करना है. जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स 1, इट रिएक्ट्स विद H प्लस टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स 2 प्लस फ्लोराइड आयन. Rate of this particular process is given as rate constant into complex 1 का concentration to the power A and H plus का concentration to the power B. एक information दिया हुआ है कि H plus concentration does not change during the reaction. During the reaction H plus catalyst की तरह behave कर रहा है, इसलिए H plus जो है उसका concentration या quantity में कोई change नहीं है. और उसके बाद फिर एक टेबल दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स 1 का कंसंट्रेशन, H प्लस का कंसंट्रेशन, हाफ लाइफ दे रखा है, T3/4 दे रखा है, और ये मिनट्स में दे रखा है, ये भी मिनट. पहला डेटा 0.1, .1, 0.01, 0.01, 1 मिनट 2 मिनट. दूसरा डेटा दे रखा है 0.2, 0.02 और हाफ लाइफ इज 0.5 मिनट्स एंड यहाँ पे 1 मिनट. ओके, फाइंड A एंड B. और तीसरा टाइप का जो सवाल है, एक रिएक्शन दिया जाएगा A of A गिविंग प्रोडक्ट, और इसका वेरियस टाइम इंटरवल पे टाइम एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A आपको प्रोवाइडेड है. तो इसमें किस तरीके से बढ़ना है, टाइम 0 पे सपोज इट इज A0, टाइम T1 पे इट इज A1, टाइम T2 पे इट इज A2, टाइम T3 पे इट इज A3. सवाल पूछ दिया फाइंड द ऑर्डर. तो पहले ये तीनों टाइप का सवाल को देख लो कि किस तरीके से करना है, और उसके बाद फिर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी देंगे. पहले में तो बहुत आसान, ऐसा सवाल हम पहले भी आपको बता चुके थे. ऑर्डर निकालने का एकमात्र तरीका एक्सपेरिमेंटल तरीका, वी कैन कैलकुलेट द ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली. पहला, दूसरा और तीसरा कॉपी कीजिए. Let the rate law is rate constant into A to the power alpha and B to the power. Let the order is alpha and let the order is beta मान लिए हम, और एक एक डेटा को हम लोग फिट करेंगे. ये दोनों डेटा में ये दोनों सेम है, ये दोनों डिफरेंट है, इसे सिलेक्ट करेंगे. उसके बाद पहला और तीसरा को सिलेक्ट करेंगे जिसमें ये दोनों डिफरेंट है और ये दोनों सेम है. भले ही चौथा दे रखा है, लेकिन चौथा का कोई काम नहीं. समझ में आ रहा? इस सेट ऑफ डेटा में आपको ऐसा सिलेक्ट करना है कि एक सेम हो, एक अलग हो, फिर दूसरा सेम हो और पहला अलग अलग हो, ताकि डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा. फिर ये दोनों भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं. खैर, पहला वाला रेट कितना है, 0.001 विल बी इक्वल टू K इंटू 0.1 टू द पावर अल्फा, 0.1 टू द पावर बीटा. पहला डेटा से हम लोग एक इक्वेशन तैयार कर लिए. फिर दूसरा डेटा से 0.004 will be equal to K into 0.1 to the power alpha
एंड 0.2 टू द पावर बीटा। दो इक्वेशन बन गया। सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, 4 विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर बीटा, देयरफॉर बीटा का वैल्यू विल कम 2। ठीक, उसी तरीके से अगर हम तीसरा वाला लिखे, रेट इज 0.002, 002 विल बी इक्वल टू k इंटू 0.2 टू द पावर अल्फा, 0.1 टू द पावर बीटा। तो अगर हम तीसरे से पहले को डिवाइड करें, तीसरे में पहले को डिवाइड करें तो 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर अल्फा आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू 1 आ जाएगा। आंसर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 3। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 3। क्लियर? अगला टाइप का जो सवाल है, इसमें भी आपको एक तरह से ऑर्डर ही बताना है। ए और बी यहां पर क्या है? ऑर्डर। लेकिन थोड़ा सा सोचने वाला सवाल है ये। पहला वाला तो बिल्कुल ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, दूसरे में थोड़ा सा सोचना है। सबसे पहला इंफॉर्मेशन जो यहां दे रखा है कि H प्लस कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, दैट मीन्स H प्लस कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट, एंड इफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट देन कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट। हम अपने रेट लॉ को मॉडिफाई करेंगे, ये बन जाएगा K प्राइम इंटू कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर A, दैट मीन्स दिस रिएक्शन विल बिहेव लाइक अ सूडो A ऑर्डर रिएक्शन। अब हम इसको ए ऑर्डर का रिएक्शन मानेंगे, और मेरे लिए अब रेट कांस्टेंट क्या हो गया? K प्राइम। ऑर्डर क्या हो गया रिएक्शन का? ए, और इसका रेट कांस्टेंट क्या हो गया? K प्राइम। फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग समझ में आ रहा? ठीक है। जब मेरे रेट लॉ में H प्लस रहा ही नहीं तो फिर ये H प्लस कंसेंट्रेशन को देखने का कोई मतलब भी नहीं है। हम तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स का कंसेंट्रेशन देखेंगे। ठीक, जब कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 था तो वो 1 मिनट के बाद वो 0.05 हो जाता है। जब कॉम्प्लेक्स का कंसेंट्रेशन 0.1 था तो 1 मिनट हाफ लाइफ है, 1 मिनट के बाद वो 0.05 हो जाता है। T3/4 मतलब 3/4 लेफ्ट और 3/4 रिएक्टेड। 3/4 रिएक्टेड, 1/4 इज लेफ्ट। ये 0.01 से 0.025 बन जाता है 2 मिनट के अंदर। 1/4 बच गया ना, 1/4, 0.1/4 इज 0.025। क्लियर? तो हम लोग बोलेंगे कि यहां से यहां तक आने का टाइम कितना है? 1 मिनट। माने A0 से A0/2 1 मिनट, A0/2 से A0/4 अनदर 1 मिनट, A0 से भी आधा होने का टाइम 1 मिनट, A0/2 से आधा होने का टाइम भी 1 मिनट। दैट मीन्स हाफ लाइफ इज कांस्टेंट। हाफ लाइफ इज कांस्टेंट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर। डायरेक्ट बोले A का वैल्यू 1, A का वैल्यू 1। ये सबको समझ में आ रहा है? A का वैल्यू 1, हाफ लाइफ इज कांस्टेंट। चाहे तुम पहला डेटा 1 और 2 देख या दूसरा डेटा 0.5 और 1 देख। A0 से A0/2 0.5, फिर A0/2 से A0/4 अनदर 0.5, तभी तो टोटल 1 मिनट। हाफ लाइफ इज कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर। A का वैल्यू 1 आ गया। क्लियर है? अब हमारे लिए रेट कांस्टेंट क्या है? K प्राइम। एंड व्हाट इज K प्राइम? K प्राइम इज K इंटू H प्लस टू द पावर B। ठीक है, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है तो हाफ लाइफ क्या आएगा? 0.693 अपॉन K। ठीक, हम लोग लिखेंगे 0.693 अपॉन K प्राइम। हाफ लाइफ पहला 1 मिनट, दैट विल बी इक्वल टू 0.693 अपॉन K इंटू 0.01 टू द पावर B। और दूसरे डेटा में हाफ लाइफ लिखा हुआ है 0.5, ये भी 0.693 अपॉन K इंटू 0.02 टू द पावर B। फर्स्ट इक्वेशन अपॉन सेकंड इक्वेशन, ये कट जाएगा, 0.02 ऊपर चला जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर B आ जाएगा, मतलब कि B का वैल्यू भी 1 है। A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 1। आंसर कौन सा? हाँ, फिर इसका T3/4 मतलब क्या?
3/4 रिएक्ट होने का टाइम कितना है? तो 3/4 अगर रिएक्ट कर गया तो 1/4 बचेगा ना। 0.0025 लिख दिए। यहां से यहां तक का फिर बोले 2 मिनट, तो यहां पर कितना मिनट? 1 मिनट। अब फिर से देखे A0/2, A0/4, हाफ लाइफ इज कांस्टेंट, ऑर्डर इज 1। जब कॉम्प्लेक्स का कंसंट्रेशन डबल कर दिया तो T हाफ आधा हो गया, तो मैं कह सकता हूँ कि T हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। हाउ कम यू कैन से दैट इट इज डेटा में तो दिया है कि 0.2 और 0.0। बट रेट इज डिपेंडेंट ऑन द H+ कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो ना। वो रेट H+ का कंसंट्रेशन रिएक्शन के दौरान चेंज नहीं हो रहा। लेकिन हम अगर तुमसे बोले कि किसी भी टाइम पे रेट बताओ, तो रेट तो इसी फॉर्मूला से निकलेगा। रेट तो डिपेंडेंट है ना H+ कॉन्सेंट्रेशन पे। यस और नो? तो फिर रेट अलग अलग, हाफ लाइफ अलग अलग, रेट अलग अलग, हाफ लाइफ अलग अलग। उसका कांस्टेंट होना ये थोड़ी बता रहा है कि रेट उस पर डिपेंड नहीं करेगा। अरे रेट इज इक्वल टू K प्राइम लिखे हैं तो K प्राइम में तो H+ आएगा ही आएगा। यस सर। क्लियर? ये 2 सवाल क्लियर है? यस सर। यहां पर A1, A2, A3, T1, T2, T3 दे देंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू निकल जाएगा। यहां पर तो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका समझेंगे कि अगर एक रिएक्शन का हर टाइम पे कितना कंसंट्रेशन बचा हुआ है वो दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है कि उस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है। ये एक पर्टिकुलर टाइप का सवाल है जो आपके बोर्ड के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि बोर्ड में आने का इसका बहुत ज्यादा चांस रहेगा, लेकिन IIT में थोड़ा सा शॉर्ट में आएगा। ऐसा सवाल हम कराएंगे कि IIT में कैसा आ सकता है, लेकिन बोर्ड में आने का बिल्कुल पूरा चांस केमिकल काइनेटिक्स में। टाइम वर्सेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A प्रेजेंट इज गिवन टू यू, फाइंड द ऑर्डर। तो ऐसे सवालों में हम लोग ऑर्डर को गैस करके आगे बढ़ते हैं, और गैस करने का तरीका, लेट द ऑर्डर इज 1। पहले ऑर्डर 1 गैस करेंगे, क्योंकि 99% सवाल ऑर्डर 1 का ही होता है। आपका सवाल 99% ऑर्डर 1 में बन जाएगा। 1 में अगर काम नहीं किया तो 0 पे जाएंगे, 0 में काम नहीं किया तो ही सेकंड पे आएंगे। तो लेट द ऑर्डर इज 1, सबसे पहले लिखेंगे लेट द ऑर्डर इज 1। इफ द ऑर्डर इज 1 देन व्हाट इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ? KT इज इक्वल टू ln ऑफ A0 अपॉन A। ऑर्डर 1 माने तो ये रेट लॉ हो जाएगा। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। रेट कांस्टेंट K1 इंटू टाइम T1 इज इक्वल टू ln ऑफ A0, और A कितना बचा टाइम T1 पे? A1 बिठाए, और यहां से सॉल्व करके हम रेट कांस्टेंट निकाले। फिर हम दूसरा डेटा बिठाएंगे, रेट कांस्टेंट K2 इंटू टाइम T2 ln ऑफ A0 अपॉन टाइम T2 पे कितना बचा है? A2 बचा है, A2 बिठाए, और यहां से हम निकाले K2 का वैल्यू। अगर ये K1 इज नियरली इक्वल टू K2 अगर आ गया, नियरली इक्वल ही आएगा, एग्जैक्टली इक्वल भी आ सकता है। 0.1 और 0.13 दे आर कंसिडर्ड टू बी सेम। अब 0.1 और उधर आ गया 3, दे आर डिफरेंट। समझ में आ रहा है? अगर K1 और K2 लगभग बराबर अगर आ गया, देन योर अज्यूम्ड ऑर्डर इज करेक्ट एंड द आंसर इज 1। क्योंकि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर टाइम के अनुसार चेंज नहीं करता, सॉरी, रेट कांस्टेंट टाइम के अनुसार चेंज नहीं करता। कहीं भी ग्राफ देखना बनाए हैं, स्लोप इज रेट कांस्टेंट, तो स्लोप तो हर टाइम पे वही आएगा। तो अगर हम हर डेटा पे रेट कांस्टेंट निकाल के उसको बराबर प्रूफ कर दे, मतलब मेरा ऑर्डर जो गेस किया हुआ था वो करेक्ट था। समझ में आ रहा कैसे करना है सवाल को? ऐसे सवाल को कैसे करना है समझ में आ रहा? सबसे पहले ऑर्डर 1 मानेंगे, रेट लॉ लिखेंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, उसमें डेटा फिट करके अलग अलग टाइम पे रेट कांस्टेंट निकालेंगे, और रेट कांस्टेंट को हम बराबर प्रूफ कर देंगे।
मान लो बराबर आ गया. व्हाट इज द रेट कांस्टेंट? ओके, टेक द एवरेज ऑफ द रेट कांस्टेंट विच यू हैव ऑब्टेन्ड. दैट इज द रेट कांस्टेंट. ऑर्डर इज 1 and the rate constant is K1 plus K2 by 2. Answer. तरीका समझ में आ रहा? मान लो कि K1 और K2 अलग अलग आ जाता, बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट, मतलब कि ऑर्डर 1 जो आपने गेस किया है वो गलत है. ओके, लेट द ऑर्डर इज 0. लेट द ऑर्डर इज 0. 0 ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लो. A0 माइनस ऑफ AT इज इक्वल टू KT. अब बिठाएंगे. A0 minus A1 is K1 into T1. A0 minus A2 is K2 into T2. अब यहां निकाल दे K1 nearly equal to K2, then your assumed order 0 is correct. मान ले नहीं आया, जाएंगे सेकंड ऑर्डर में, वहां लिखेंगे 1 upon A minus 1 upon A0 is equal to K into T. वहां निकालेंगे K1 K2. लेकिन 99% सवाल आपका ऑर्डर 1 में सॉल्व हो जाएगा. बोलिए. टाइम का नहीं पता है. यहां हम क्या समझा रहे हैं? सवाल सॉल्व करने का तरीका. अब यहां वैल्यू दे देंगे तो कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई. जब तरीका तुमको पता चली गया है तो वैल्यू में प्लस माइनस करने का हम थोड़ी चेक कर रहे तुमसे. जोड़ घटाओ तो आता ही है. तरीका सॉल्व करने का, टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन अगर दे दिया गया, हर टाइम पे हम रेट कांस्टेंट निकालेंगे. एक ऑर्डर मानते हुए रेट लॉ लिखकर, इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखकर, अगर रेट कांस्टेंट बराबर आ जाता है देन योर अज्यूम्ड ऑर्डर इज करेक्ट. एल्स गो फॉर गेसिंग डिफरेंट ऑर्डर. समझ में आ गया है तीसरा टाइप का सवाल? क्लियर? हाँ, दो अलग अलग वैल्यू है तो कौन सा लिखोगे? एवरेज कर दो. सेम अप्रोक्सीमेटली इक्वल है तो फिर भी उसको एवरेज ले लो, और ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा. एवरेज लेने के बाद हम बोलेंगे K1 इज इक्वल टू K2. है कि नहीं? क्लियर? सवाल लिखो. अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये तो अगला टाइप का सवाल लैंग्वेज में आएगा. अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीट इन 10 मिनट्स. A first order reaction is 20% complete in 10 minutes. A first order reaction is 20% complete in 10 minutes. A first order reaction is 20% complete in 10 minutes. Calculate the time required for the reaction. Calculate the time required for the reaction to go 75% completion. Calculate the time required by the reaction to go 75% completion. Calculate the time required by the reaction to go 75% completion. एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है जो 20% हो जाता है 10 मिनट में, तो बताओ कितने समय के बाद वो 75% कंप्लीट हो जाएगा? upon 100 minus of alpha. याद है? Yes, sir. Where alpha is the percent reaction. Yes, sir. परसेंट कंप्लीटेड रिएक्शन. ठीक? तो K नहीं पता लेकिन 10 मिनट टाइम पता है. ln of 100 upon 100 minus 20. Therefore K will come 1 by 10 ln of 5 by 4 मिनट माइनस 1. ध्यान रखना, ये KT जो है ना, जो यूनिट होगा इस टाइम का वही यूनिट टू द पावर -1 होगा K का. अगर टाइम सेकंड में तो सेकंड -1, मिनट में तो मिनट -1. यूनिट शुड गेट कैंसल्ड क्योंकि इस साइड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. तो टाइम का भी ध्यान रखिएगा. कभी कभी रेट कांस्टेंट मिनट में दे देता है और टाइम सेकंड में दे देता है, तो कोई एक यूनिट में लाना, उसके बाद यहां फिट करना. क्लियर? अब रेट कांस्टेंट पता चल गया तो ये रेट कांस्टेंट कभी चेंज करेगा नहीं टिल द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. फिर से फॉर्मूला लिखे, KT इज इक्वल टू ln ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस अल्फा. अब इस बार
इस बार हमें K पता है 1/10 ln 5/4। टाइम पूछा जा रहा है कितना टाइम लगेगा जब रिएक्शन 75% कंप्लीट हो जाए। कितना टाइम लगेगा रिएक्शन 75% कंप्लीट हो जाए। 100/100 - 75, 100/25, 4 ln 4। सो टाइम रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू ln 4/1/10 ln ऑफ 5/4। इसको सॉल्व करेंगे, यही आंसर है मिनट में। एक और तरीका समझने का, फर्स्ट ऑर्डर में 75% कंप्लीट मतलब 2 हाफ लाइफ्स। फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ कांस्टेंट होता है। फर्स्ट ऑर्डर में 75% रिएक्शन कंप्लीट का मतलब 2 हाफ लाइफ। A0 से A0/2 पहला हाफ लाइफ और A0/2 से A0/4 दूसरा हाफ लाइफ। तो यहां से यहां तक को क्या बोलोगे? बोलोगे नहीं 75% कंप्लीट हो गया, 25% बाकी है। तो K निकल गया 0.693/K हाफ लाइफ, उसको 2 से गुणा कर दो, आंसर। ये भी तो वही है, 2 ln 2 ही तो है। ln 2 0.693, तो आंसर हो जाएगा 2 × 0.693/K। है कि नहीं है? 99% कब कंप्लीट होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? What will be the time required for 99% completion? K into T will be equal to ln of 100/100 minus 99 ln 100. Clear? So time required for 99% completion is 1/K ln 100. Or I can write it as 2.303 multiplied by 2/K. यहां 2.303 लिखते ही ये log to the base 10 100 is 2. 2.303 into 2/K. 99% completion. क्लियर है? क्लियर? अगला सवाल लिखो। The decomposition of N2O gas. The decomposition of N2O gas at initial pressure of 2 mmHg. The decomposition of N2O gas at an initial pressure of 2 mmHg is 50% complete. Is 50% complete in 53 minutes. 50% complete in 53 minutes. 50% complete in 53 minutes. And 73% complete in 100 minutes. And 73% complete in 100 minutes. Pehla bit of the problem. What is the order and rate constant? What is the order and rate constant? What is the order and rate constant? Second bit. Second bit. How much of N2O will decompose? How much of N2O will decompose? How much of N2O will decompose in 100 minutes? In 100 minutes, if the initial pressure taken is 600 mmHg, if the initial pressure taken is 600 mmHg,
सवाल दिया है कि 53 मिनट में द रिएक्शन इज 50% कंप्लीट एंड टाइम 100 मिनट में द रिएक्शन इज 73% कंप्लीट इफ द इनिशियल प्रेशर P0 इज 2 mmHg टेकन फॉर N2O गैस। N2O डिकम्पोज कर रहा है। फर्स्ट नहीं, ऑर्डर नहीं दिया है, ऑर्डर पूछ रहा है, फाइंड द ऑर्डर। तब ऐसा सवाल आईआईटी में आ सकता है। ऑर्डर पूछ दिया, 2 अलग अलग टाइम पे डेटा देके ऑर्डर पूछ दिया तो हम ऑर्डर गेस करेंगे। अरे हम कैसे बता दें कि ऑर्डर क्या है? लेट द ऑर्डर इज 1, लेट द ऑर्डर इज 0, लेट द ऑर्डर इज 2। तो सबसे पहले शुरुआत करना 1 से। क्लियर? लेट द ऑर्डर इज 1% रिएक्शन में बात कर रहा और ऑर्डर 1 हम मान के चल रहे हैं। लेट द ऑर्डर इज 1, लेट। तो ऑर्डर 1 और परसेंट रिएक्शन अगर मैं बात कर रहे हो तो इसका क्या मतलब है? कोई यूज नहीं है कि नहीं? इनिशियल से क्या मतलब? जब परसेंट रिएक्शन में बात हो रहा है और हमने ऑर्डर 1 मान रखा है तो KT = ln of 100/100 minus alpha। K1 into T 53 is equal to ln of 100/100 minus 50 and K2 into 700 will be equal to ln of 100/100 minus of 73। ऑर्डर 1 मान के ऐसे ही बढ़ेंगे ना? क्लियर है? और जब सवाल को सॉल्व करोगे तो इसमें आपको K1 और K2 बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर आ जाएगा। इस सवाल में K1 और K2 बराबर आ जाएगा और जैसे ही बराबर आ गया हेंस द ऑर्डर इज 1। व्हाट इज द रेट कांस्टेंट? दिस इज द रेट कांस्टेंट। जब एग्जैक्टली बराबर आ जाए तो किसी एक को रेट कांस्टेंट बोल दो। ठीक है? क्लियर है? शॉर्ट तरीका। यह सवाल को देख के ऑर्डर 1 बताया जा सकता था। थोड़ा दिमाग लगाना है। 50% कंप्लीट मतलब हाफ लाइफ। हाफ लाइफ है 53 मिनट। ठीक? 53 मिनट को मैं लगभग 50 मिनट मान सकता हूं और 73% कंप्लीट को मैं लगभग 75% मान सकता हूं। तो 75% कंप्लीट माने T3/4 कितना हो गया? हाफ लाइफ 50, T3/4 100, हाफ लाइफ हो गया कांस्टेंट। नहीं क्या? A0 से A0/2 होने में 50 मिनट, A0/2 से A0/4 होने में फिर अगला 50 मिनट। अभी तो यहां से यहां बोल रहे हो 100 मिनट। तो अगर हम 73 को लगभग 75 मान लें और 53 को 50 मान लें तो मेरे को क्लियर दिख रहा है कि हाफ लाइफ इज कांस्टेंट, हेंस द ऑर्डर इज 1। समझ में आ रहा बात? तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेके भी हम लोग काम कर सकते हैं। 50 को 53 या 53 को 50 मानने में कोई बुराई नहीं है। कैलकुलेशन में लगभग उतना ही चीज आएगा जितना कि हम अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं। क्लियर? सेकेंड बिट पूछ रहा है कि अगर इनिशियल 600 होता तो 100 मिनट में कितना परसेंट रिएक्शन होता? 73% ही होता। क्या है कि ऑर्डर 1 में इनिशियल का कोई मतलब नहीं होता। ऑर्डर 1 में एनी लाइफ इज कांस्टेंट। 73% लाइफ विल रिमेन कांस्टेंट वेदर 2 mmHg टेकन इनिशियली या 600 mmHg टेकन इनिशियली। तो सेकंड बिट का भी आंसर कितना हो जाएगा? 73%। क्लियर? हाँ, रेट कांस्टेंट बिल्कुल रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में आएगा।
रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन अगर दे रखा है तो वो स्मॉल के होगा, है ना। हमेशा ध्यान रखना कि रेट कांस्टेंट जो भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं या लेते हैं वो हमेशा विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट होता है। हम लोग जो इक्वेशन लिख रहे हैं ना K इंटू टी ln ऑफ 100, ये K किसके रेस्पेक्ट में है? A। हर जगह देखा K आया है कि नहीं। अगला सवाल, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, the rate of first order reaction is 0.04 molarity per second, capital M per second. The rate of first order reaction is 0.04 molarity per second after 10 minutes from initiation, full stop. 0.04 capital M per second after 10 minutes from initiation. After 10 minutes from initiation, full stop. And it becomes 0.03 molarity per second. And it becomes 0.03 molarity per second. And it becomes 0.03 molarity per second after 20 minutes from initiation. After 20 minutes from initiation. After 20 minutes from initiation. Calculate the half-life. Calculate the half-life of the reaction. टाइम t इक्वल टू T1 में रेट पता चला R1, टाइम t इक्वल टू T2 पे रेट पता चला R2। बताए थे कहीं से भी कहीं तक इंटीग्रेशन कर सकते, और वहीं पे हम एक फॉर्मूला डिराइव किए थे, ln ऑफ R1 बाई R2 इज इक्वल टू K इंटू T2 माइनस T1। A1 बाई A2 इज R1 बाई R2। एक लाइन का सवाल ये जेई में आ चुका है। 0.04 बाई 0.03 विल बी इक्वल टू K इंटू 20 माइनस 10। जब रिएक्शन 10 मिनट हो चुका तो रेट पता चला 0.04, जब 20 मिनट हो चुका तो रेट पता चला 0.03, और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो सीधे ln ऑफ R1 बाई R2 के ये डिराइव किए हैं कि नहीं किए क्लास में? फिर सीधे के निकल गया 1/10 ln ऑफ 4/3। हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का 0.693 अपॉन के 0.693 upon 1/10 ln of 4/3 answer. क्लियर? आगे हेडिंग लिखो, कॉन्सेंट्रेशन टर्म रिप्लेस्ड बाय प्रेशर। कॉन्सेंट्रेशन टर्म रिप्लेस्ड बाय प्रेशर इन फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में ही ये काम हम लोग करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर में आप लोग पढ़े हो ना, KT इज इक्वल टू ln ऑफ A0 अपॉन A। इसी को हटा के हम लोग प्रेशर का टर्म लाएंगे यहां पर। ऑब्वियसली प्रेशर ऑफ व्हाट? गैस। तो ये जो कंसेप्ट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, इट इज वैलिड फॉर अ गैसियस रिएक्शन। किसी गैस का ही आप मोल को प्रेशर से रिप्लेस
कर सकते हो, लेकिन कंडीशन होना चाहिए वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, देन ओनली प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ। तो ध्यान रखना कंडीशन है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट टेम्परेचर ये काम किया जा सकता है। मान लो कंटेनर के अंदर हम लोग ए गैस लिए, A0 moles. A gas was taken in the container and it starts dissociating to form B of B gas plus C of C gas plus D of D gas and so on. ये डिसोसिएट करना चालू कर दिया। टाइम t इक्वल टू 0 पे हम लोगों ने इसका A0 मोल्स लिए। मैंने जानबूझ के कोफिशिएंट यहां 1 रखा है और बाकियों का कोफिशिएंट 1 रख के हम डिराइव कर रहे हैं, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि आगे चल के देखना n कैंसिल हो जाएगा। अब हम इस रिएक्शन का काइनेटिक्स स्टडी करेंगे थ्रू प्रेशर मेजरमेंट, नॉट बाय कॉन्सेंट्रेशन मेजरमेंट, नॉट बाय मोल्स मेजरमेंट। हमने यहां पर एक मैनोमीटर लगा रखा है जो हर टाइम पे मेरे को प्रेशर का रीडिंग देगा, इस पूरे कंटेनर का। टाइम 0 पे देगा रीडिंग, किसी भी टाइम t पे देगा, रिएक्शन के खत्म होने के बाद भी देगा। समझ में आ रहा है? दिस measures total pressure of the system. This measures the total pressure of the system. ठीक है? एट टाइम 0 A0 मोल्स था इस गैस का, किसी भी टाइम t पे ये हो गया A0 माइनस x, bx, cx, dx। और जब रिएक्शन खत्म हुआ t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, जब ये 0 हुआ, इसके मोल्स कितने आ जाएंगे? ये पूरा A0 रिएक्ट कर गया। 1 मोल B देता, C देता, D देता, तो A0 कितना देगा? B टाइम्स A0, C टाइम्स A0, D टाइम्स A0, है कि नहीं? एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। ये तो सबको पता है। वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर ऑफ द सिस्टम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल्स ऑफ द गैस प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम। ओके, एट टाइम t इक्वल टू 0 I can write P0 will be proportional to A0। टाइम 0 पे कुछ A तो लिया गया ना, A0 मोल, तो उस वक्त जो ये रीडिंग दे रहा है, नो डाउट ये पूरे वेसल का टोटल प्रेशर बता रहा है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि वो जो प्रेशर है वो सिर्फ A का प्रेशर है जो शुरू में लिया गया था। A का प्रेशर शुरू में जो लिया गया था वही प्रेशर ये मेजर कर रहा है। आई हैव रिटन P0 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0। टाइम t इक्वल टू 0 पे लिख सकते हैं ना। At the time t, the total pressure measured will be proportional to the total moles of the gas present inside the container, and total moles of gas present inside the container will be A0 minus x plus bx plus cx plus dx। A0 minus x हटाओ, यहीं लिख देते। A0 माइनस x प्लस bx प्लस cx प्लस dx। थोड़ा इसको हम चेंज कर दे रहे, प्रोपोर्शनल टू A0 माइनस x प्लस x कॉमन, b प्लस c प्लस d, सबको पता है कि हम उसको n लिखते। प्रोपोर्शनल टू A0 प्लस n माइनस 1 इंटू x लिख सकते हैं ये चीज। क्लियर है? ये टोटल प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टोटल मोल्स। ओके, अब तीसरा टाइम है मेरा, टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी। लेट द टोटल प्रेशर मेजर्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू। तो जब रिएक्शन खत्म हो गया तो कंटेनर के अंदर कौन कौन से मोल बचे हैं? B, C और D के। B, C और D का जब जोड़ोगे तो BA0 प्लस CA0 प्लस DA0, A0 कॉमन लोगे, B प्लस C प्लस D NA0। ठीक,
हमें पता है कि अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका इक्वेशन होगा KT विल बी इक्वल टू ln ऑफ A0 अपॉन A0 माइनस एक्स। A0 टाइम T इक्वल टू 0 पे था, A0 माइनस एक्स टाइम T पे। ये तो इक्वेशन हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे। अब इसी A0 अपॉन A0 माइनस एक्स को हम हटा देंगे प्रेशर के टर्म में। देखो कैसे, देख पहला लिख रहे हैं हम A0 इज प्रोपोर्शनल टू P0, ठीक है। A0 प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स इज प्रोपोर्शनल टू टोटल प्रेशर एट टाइम T। देयरफॉर n माइनस 1 इंटू एक्स विल बी प्रोपोर्शनल टू PT माइनस P0। अगर ये A0 इस तरफ जाएगा तो P0 बन के जाएगा, क्योंकि A0 तो प्रोपोर्शनल है P0 के। A0 प्रोपोर्शनल है P0 का, अगर ये A0 अगर इस तरफ भेज रहे हो तो प्रेशर बन के जाएगा ना इधर। नहीं समझ में आ रहा तो हर जगह प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा और लैम्डा लगा ले कांस्टेंट। समझ में आ रहा है ये? Therefore x will be proportional to PT minus of P0 upon n minus 1। कोई दिक्कत? A0 किसके प्रोपोर्शनल है पता चल गया, x किसके प्रोपोर्शनल है पता चल गया, तो A0 माइनस x किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो A0 P0 के प्रोपोर्शनल है माइनस, और x प्रोपोर्शनल है PT माइनस ऑफ P0 अपॉन n माइनस 1। Therefore A0 माइनस x will be proportional to, सिंप्लीफाई कर, n माइनस 1, ये n P0 माइनस P0 प्लस P0 कट गया, माइनस PT। ठीक। अब A0 प्रोपोर्शनल है P0 का, A0 माइनस x प्रोपोर्शनल है इसका, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा A0 अपॉन A0 माइनस x इज इक्वल टू, क्योंकि दो प्रोपोर्शनैलिटी को डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कट जाएगा, इज इक्वल टू, जब इसे डिवाइड करोगे तो n माइनस 1 ऊपर चला जाएगा, तो P0 इंटू n माइनस 1 हो जाएगा, मतलब कि ये बन जाएगा n P0 माइनस P0 डिवाइडेड बाई n P0 माइनस ऑफ PT। क्लियर है? अब देख, इससे क्या समझ रहे हो? इससे हम ये समझ रहे हैं कि P इंफिनिटी जो होगा वो इक्वल टू n P0 होगा। P इंफिनिटी प्रोपोर्शनल टू n A0 है, तो इक्वल टू n P0, क्योंकि A0 वाज प्रोपोर्शनल टू P0। अरे समझ में आया? हम डायरेक्ट कर दिए कि लैम्डा लगाएं हर जगह। क्या यहां तक समझ में आया? यहां तक आ गया? ये कैसे आया? यहां से A0 प्रोपोर्शनल था P0 का, P0 लिख दिए, और x प्रोपोर्शनल है ये का, तो ये x के बदले लिख दिए, मल्टीप्लाई किए ना इसको। फिर तो A2 का ही है ना, है? गणित लगा रहा है। अरे वो जो लिखे समझ में आया सबको कि नहीं? A0 minus x is P infinity minus of P0 upon P infinity minus of PT. Therefore, K into T will be equal to ln of P infinity minus of P0 upon P infinity minus of PT। ये अब इक्वेशन आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं।
प्रेशर रिलेटेड सवालों में जैसा हम लोग सवाल एक करेंगे, यहां पर ध्यान रखना, P इज द टोटल प्रेशर ऑफ सिस्टम, where capital P here all are total pressure of system। उस वेसल का टोटल प्रेशर हर टाइम पे मेजर किया जा रहा है, 0 पे, इंफिनिटी पे और किसी भी टाइम t पे। हम लोग शुरू से ही सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम का पढ़ रहे हैं। हमने पूरे वेसल का टोटल प्रेशर पे ध्यान रखा, हर टाइम पे मैंने टोटल प्रेशर मेजर किया है वेसल का, टाइम 0 पे P नॉट, टाइम t पे PT, टाइम इन्फिनिटी पे P इन्फिनिटी। दूसरा तरीका बहुत ही सिंपल है, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस। अरे इसके लिए भी तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होगा। हम लोग लिख सकते हैं कि ए नॉट विल बी प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट टाइम t इक्वल टू 0, जो कि P नॉट है, एंड ए नॉट माइनस एक्स विल बी प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट एनी टाइम t। सिर्फ ए का पार्शियल प्रेशर पे अगर हम ध्यान दें तो वहां भी तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विल बी प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ ए, है कि नहीं है? सीधे डिवाइड कर दिए तो ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स आ गया। K मल्टीप्लाइड बाई T विल बी इक्वल टू ln ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ A एट टाइम 0 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A एट टाइम T। चाहे सवाल इससे कर या सवाल उससे कर, आंसर सेम आएगा। ध्यान रखना कि ये पार्शियल प्रेशर मेथड है एंड दैट इज द टोटल प्रेशर ऑफ द वेसल। क्लियर? ये दोनों कॉपी करो, एक सवाल हम बताएंगे, दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, उसको अच्छे से समझना, उसके बाद और भी सवाल हम देंगे जो तुम खुद से करोगे। For the reaction 2N2O5 gas is giving 4NO2 gas plus O2 gas। ध्यान देना, ये जितना भी एक्सप्रेशन मैंने डिराइव किया है कहीं भी N नहीं है, सब N खत्म हो गया। तो आपको रिएक्शन को डिस्टर्ब नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मल कंसेप्ट से चलना है। आपका टारगेट होना चाहिए हर टाइम पे टोटल प्रेशर मिल जाए, टोटल प्रेशर, या अगर पार्शियल प्रेशर से करने की इच्छा है तो हमको हर टाइम पे मेरे को पार्शियल प्रेशर पता होना चाहिए। फॉर द रिएक्शन दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, is a first order reaction, is a first order reaction, is a first order reaction. After 30 minutes from the start, after 30 minutes from the start in a closed vessel, after 30 minutes from the start in a closed vessel, the total pressure developed, the total pressure developed in the vessel is found to be, the total pressure developed in the vessel is found to be 284.5 mmHg. The total pressure developed was found to be 284.5 mmHg. And on completion,
and on completion the total pressure was found to be, and on completion the total pressure was found to be 584.5 mmHg. 584.5 mmHg. 584.5 mmHg. Calculate the rate constant. Calculate the rate constant. Calculate the rate constant of the reaction. Calculate the rate constant of the reaction. ठीक है, ये सवाल को मैं दोनों तरीके से सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं. दोनों तरीका को एक बार समझ लो और उसके बाद बाकी के सवाल में आप खुद से ट्राई करना. ध्यान रहे कि वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, देन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. वी कैन स्टार्ट आवर प्रॉब्लम बाय अज्यूमिंग A naught moles और वी कैन स्टार्ट आवर प्रॉब्लम बाय अज्यूमिंग P naught प्रेशर. हम लोग सवाल को प्रेशर मेथड से भी कर सकते हैं और मोल मेथड से भी कर सकते हैं. ये केमिकल इक्विलिब्रियम पे हम लोग बात किए हुए हैं, है कि नहीं. चूंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल है, सवाल को हम किसी भी तरीके से शुरू कर सकते हैं. सबसे बेटर इस टॉपिक में सवाल को प्रेशर से स्टार्ट करना सबसे आसान रहेगा. समझ में आ रहा है. जैसे एट टाइम t इक्वल टू 0 P naught प्रेशर था N2O5 का. किसी भी टाइम t पे P naught माइनस 2P 4P P. एट इंफिनिटी 0. तो अगर 2 4 देता है तो 1 2 देगा तो P naught कितना देगा? 2P naught. 2 अगर 1 देता है तो 1 हाफ देगा, P naught कितना देगा? ये काम सबसे पहले करना है. अब आपका चॉइस, वेदर यू वांट टू वर्क विथ टोटल प्रेशर ऑफ द वेसल और यू वांट टू वर्क विथ पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5. दोनों मेथड देखेंगे, दोनों से आंसर निकालेंगे. पहले टोटल प्रेशर से करते हैं. सवाल में दे रखा है कि टोटल प्रेशर इज 284.5 एट टाइम 30 मिनट एंड ऑन कंप्लीशन माने रिएक्शन खत्म हो गया तो टोटल प्रेशर दे रखा है 584.5. हमें P इंफिनिटी पता है, PT पता है, PT पता है, P naught नहीं पता. P naught पता चल गया तो मेरा आंसर तैयार है कि नहीं. बट व्हाट इज P इंफिनिटी? टोटल प्रेशर एट द एंड, एंड टोटल प्रेशर एट द एंड इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस एट द एंड. सो इट विल बी 2P naught प्लस P naught by 2, दैट इज 5P naught by 2. सॉल्व करोगे P naught का वैल्यू आएगा 233.8 mmHg. मैंने सॉल्व किया हुआ है, पिछले क्लास में कैलकुलेटर से निकाले थे. 233.8 निकल गया. सीधा सीधा K मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना? कौन से टाइम पे टोटल प्रेशर PT मेजर हुआ था? 30. सो K इंटू 30 विल बी इक्वल टू ln ऑफ P इंफिनिटी 584.5 माइनस P naught डिवाइडेड बाय P इंफिनिटी माइनस PT कितना दे रखा? 284.5. ये आएगा ln के अंदर 350, लगभग 350. देख तो कितना आ रहा है? 350.8 डिवाइडेड बाय 300. अप्रॉक्स नहीं, एग्जैक्ट. 15 में से हट गया 7 0 3. हाँ अच्छा 584.5 है ना ये. अब आएगा
ये जब करोगे सॉल्व तो आ जाएगा 1.169। मेरे को रटा हुआ है, तुम चाहो तो कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। के निकल गया, लेकिन ये जो के निकला है बेटा, ये के जो है इट इज विथ रेस्पेक्ट टू N2O5। हम हमेशा के इंटू टी लिखते थे। दिस इज के विथ रेस्पेक्ट टू N2O5, दैट विल बी इक्वल टू 2 times स्मॉल के। के ए इज ए इंटू स्मॉल के बी इज स्मॉल बी इंटू स्मॉल के। ये निकालना है, डिवाइड बाय 2 कर देना, ठीक। टोटल प्रेशर मेथड। अब पार्शियल प्रेशर मेथड। तो पार्शियल प्रेशर मेथड में आई नीड ओनली दिस। टाइम 0 पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना है? पी नॉट तो निकाल लिए 233.8, उसी मेथड से निकलेगा, ठीक। और टाइम टी पे मेरे को स्मॉल पी चाहिए, तो अगर ये टाइम 30 है, टाइम 30 पे टोटल प्रेशर कितना है? 284.5, and definitely this total pressure will be equal to sum of the partial pressures of the each gas. It will be P naught plus 3P, P naught plus 3P. So यहां से हम लोग P निकालेंगे, 284.5 माइनस 233.8 डिवाइडेड बाई 3, लगभग ये 50 पॉइंट समथिंग आएगा। देख तो जरा, 0.7330,835 50.7 बाई स्मॉल पी निकाल ली। ये स्मॉल पी कब निकला है? 30 मिनट पे। ये स्मॉल पी कब निकला है? 30 मिनट पे। सबको समझ में आ रहा है? अगेन K multiplied by 30 will be equal to ln of partial pressure of A at time t is equal to 0, 233.8. P naught ही तो पार्शियल प्रेशर A था, and divided by partial pressure of A at time t, P naught minus 2P, 233.8 minus of 2 times P, 33 point, very good, 33.8. So it will come ln of 233.8 divided by 200, and exactly this value is also 1.169. तरीका समझ में आया? ये 2 अप्रोच समझ में आया? एक तो टोटल प्रेशर मेथड और एक पार्शियल प्रेशर मेथड। जो मेथड लगाना है लगाओ, लेकिन करेक्टली लगाना। गौर से देख, यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 30 मिनट में मैंने कितना लिया? P naught माइनस 2P, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5। P naught माइनस P नहीं, P naught माइनस 2P। समझ में आ रहा है? आ रहा है? क्लियर है? चल ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम देंगे आपको सवाल।